नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। रूस और नेटो के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के लिए किसी का पक्ष लेना मुश्किल हो गया है, लिहाजा वो संतुलन बनाने की कोशिशों में है। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो भारत अमेरिका का साथ देगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि क्वाड के 4 देशों के बीच मंत्रियों के बीच हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न में हुई बैठक में रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। अमेरिका के प्रवक्ता ने कहा कि नियम आधारित व्यवस्था हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान रूप से लागू होती है जैसे कि ये यूरोप में है या अन्य कहीं पर। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय साझेदार नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस व्यवस्था में अनेक नियम हैं, उनमें से एक ये है कि बल के जरिए सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं हो सकता। अमेरिका ने कहा कि भारत समेत अन्य पड़ोसियों के खिलाफ चीन के आक्रामक रुख का प्रत्यक्ष जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बड़े देश छोटे देशों को परेशान नहीं कर सकते। वहीं यूरोपीय संघ यूक्रेन की स्थिति को लेकर आकलन और रूस द्वारा उस पर हमला करने की स्थिति में समूह की संभावित कार्रवाई को लेकर भारत को भरोसे में ले रहा है। अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में उसने 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब चर्चा हुई तब वहां मौजूद भारत के प्रतिनिधि ने इस तनाव को कम करने और क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की अपील की। अमेरिका भारत को अपने पाले में देखना चाहेगा, लेकिन भारत रणनीतिक तौर पर रूस का भी करीबी है। वो लंबे वक्त से रूसी रक्षा उपकरणों और हथियारों का खरीदार रहा है, इसलिए रूस पर उसकी निर्भरता बनी हुई है। इसके साथ ही उसे चीन के आक्रामक रुख का भी सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से भी रूस का साथ जरूरी है। इधर अमेरिका और रूस दोनों भारत के रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन क्या यूक्रेन पर रूस और अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के बीच चरम पर पहुंच चुके तनाव को देखते हुए वो राजनयिक बैलेंस बनाने में कामयाब होगा? एक तरफ से क्वाड की भी परीक्षा है, साथ में अगर भारत चाहे तो वो अमेरिका के साथ मोलभाव करके चीन के खिलाफ उसका साथ मांग सकता है। अगर भारत अभी अमेरिका या क्वाड देशों का साथ नहीं देता तो हिंद प्रांत सागर में चीनी घुसपैठ में क्या उसे क्वाड का साथ मिलेगा? अगर भारत अमेरिका साथ देता है तो क्या क्वाड की सार्थकता बनी रहेगी और क्या भारत को क्वाड से सीमा पर चीनी घुसपैठ पर मदद मिलेगी? इस संदर्भ में अब भारत को रूस का साथ लेना चाहिए या अमेरिका का, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत की इनको लेकर क्या रणनीति रहने वाली है और किस तरह से भारत जो है इस पर अपना स्टैंड लेगा। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान दीपक वोरा जी, एक्स डिप्लोमेट के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी कार्यक्रम में। सबसे पहले अश्विनी जी आप ही से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जिस तरह से अब भारत की जब हम बात कर रहे हैं, भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए और दोनों देशों के बीच में भारत की स्थितियां आपको क्या लग रहा है? पूरा जो इस वक्त माहौल दिख रहा है, भारत कहां स्टैंड कर रहा है और भारत को किस लिहाज से अब आगे चलकर अपना निर्णय लेना होगा? देखो पूजा, पहली बात तो आपने जो बातें बताई मैं बिल्कुल सहमत हूं उन चीजों से। बहुत बुरी सिचुएशन हमारे लिए क्रिटिकल है। एक तरफ हुआ एक खाई, तो किसी की तरफ भी होना भारत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत के रिलेशन रूस से भी बहुत अच्छे हैं। और देखो हमारा 60 से 65% जो हथियार है वो पहले रूस से ही आता था। जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट मिग सीरीज के हमारे शिप्स हैं और उनका अब स्पेयर पार्ट वहीं से आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि रूस जो है हमारे साथ 1971 वॉर में भी खड़ा था, तो रूस के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मगर ये भी सच है कि आज हमारा अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है और हम क्वाड में भी उनके साथ हैं और काफी नजदीक आ गए हैं जब से हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। और सबसे लास्ट वाला जो अभी बैका किया, उससे पहले कोमकासा और उससे पहले लीमियो। तो ये सच्चाई है कि अब ऐसे में अगर लड़ाई होती है तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत चाहेगा उसके रिलेशनशिप अमेरिका से भी अच्छे रहें और रूस से भी। अगर उसको सेलेक्ट करना पड़ता है
कि वो अमेरिका की तरफ जाता है, जिसके लग रहे हैं कि आसार अगर लड़ाई होती है तो वो भारत के लिए कोई खास अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रूस भी भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण देश है, स्पेशली चीन को काउंटर करने के लिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्पेयर पार्ट्स, हमारे वेपन सिस्टम वहां से आते हैं। तो मैं ये कहूंगा एक बड़ी सिचुएशन हमारे लिए काफी एक प्रकार क्रिटिकल हो जाती है। ये सोच विचार करके ही हमने आगे चलना पड़ेगा। पूजा, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि क्वाड की भी ये परीक्षा है और भारत के लिए सबसे बड़ा इस वक्त यही सवाल है कि वो साथ किसका देगा और कितना नुकसान इससे होगा, इस पूरी परिस्थिति से, इस पूरे समीकरण से किसका नुकसान होगा। दीपक वोरा जी, कैसे आप देखते हैं इन हालातों को भारत के लिहाज से? क्या इस वक्त भारत इस स्थिति में है कि किसी एक का साथ दे? क्योंकि जैसे अभी अश्विनी जी ने भी बताया कि बड़ा मुश्किल है भारत के लिए डिसाइड करना, तो किस फॉर्मेट के साथ भारत जो है आगे बढ़ रहा है? क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी और रणनीति की जरूरत है भारत के लिए? आभारी हूँ आपका, आपने मौका दिया है कार्यक्रम में शरीक होने का, और आपके साथ हैं मेजर जनरल सेवा। जो कुछ ये कहते हैं मैं पूरी तरह उनसे कहने से पहले ही मैं सहमत होता हूँ। जो वो कहने लगे हैं उनकी जानकारी बेमिसाल है। आपने नाम सुना होगा, एक व्यक्ति था चाणक्य। उसने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। आपको याद है कोल्ड वॉर हुई थी और हमने अपनी रिलेशनशिप दोनों सुपर पावर के साथ बड़ी अच्छी तरह निभाई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमेशा हमने ऑटोनॉमी रखी है अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप्स में, ये भारत की ताकत रही है और आपकी डिप्लोमेसी जो है वो इसमें बहुत ही कामयाब रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ अभी हम देख रहे हैं इधर, उसे हम कहते हैं शैडो बॉक्सिंग। शैडो बॉक्सिंग वो होती है जिसमें आप एक दूसरे को घूसे नहीं मारते, लेकिन उनकी शैडोज के साथ आप करते हैं और अपनी सेहत को आप बढ़ाते हैं। हमने अपने लोगों से कहा है, अपने स्टूडेंट से कहा है, जो बच्चे हमारे वहां पढ़ रहे हैं 20,000 की आप वापस आ जाइए, नॉर्मल प्रिकॉशन है जो हम लेते हैं। लेकिन अब भारत को क्या करना चाहिए मैम, ये सबसे अहम मुद्दा है जो आपने उठाया है जी। हम लोग चाहते हैं कि दोनों के साथ, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो हमारा मित्र है, यूएस, जैसा जनरल साहब ने कहा कि हमारा बहुत पुराना मित्र है, दोनों के साथ हमारा संबंध सही रहना चाहिए। ये जो कॉन्फ्रंटेशन इस समय चल रही है यूक्रेन के ऊपर दोनों पक्षों के बीच में, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वी डोंट लाइक दिस, क्योंकि यूएस के साथ तो आप जानते हैं हमारे द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में बहुत बहुत बड़े हैं, और शायद आज ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सटर्नल पार्टनरशिप जो हमारे पास है। इसका मतलब है कि हमारी कुछ छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, लेकिन ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज हम सहमत हैं। फिर हम ये नहीं चाहते कि वो हमें कहें कि आप ये रशियन एयर डिफेंस मिसाइल खरीद रहे हैं, इसीलिए हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। दूसरी ओर रूस हमारा वाइटल पार्टनर है और हमें बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छी तरह रखने हैं, क्योंकि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से मैम हमने एक बैलेंस रखा है, किसी एक साइड पे ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। तो हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम मिडिल कोर्स रखेंगे। हम कहेंगे कि भाई हमेशा भारत की ये रणनीति रही है कि आप बातचीत करिए, उसके जरिए जो है आप अपना जो भी समस्या है उनका समझौता करिए। 2 मिन्स्क अग्रीमेंट है, 2015 की मिन्स्क 2 अग्रीमेंट थी। उसने कहा 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इसेंशियल हैं। डीमिलिटराइजेशन करो, यूक्रेन की सॉवरेंटी चली वापस आनी चाहिए, और डोनबास रीजन जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है वहां पर पूरी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो मेरा विचार ये है मैम कि जो पोजीशन हमने ली है वो बिल्कुल सही है। ना हम इनका पक्ष लेंगे ना उनका पक्ष लेंगे, लेकिन जो बयान आ रहे हैं इससे ये साफ जाहिर है कि दोनों चाहते हैं कि हम उनका समर्थन करें। और मैं एज अ डिप्लोमेट, मैं आप मुझे फॉर्मर डिप्लोमेट ना कहें, स्टिल इन डिप्लोमेसी, वो जो इसमें हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जब कोई कहता है कि आप मेरी तरफ आओ, दूसरा कहता है मेरी तरफ आओ, लगता है कि आपकी जो पोजीशन है, आपका महत्व है, आपकी शक्ति है, वो दोनों उसे पसंद करते हैं। सो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट मैम। मैं हाँ है जरूर हमारे लिए एक नाइटमेयर तक बन जाता है, एक डायलेमा बनता है, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट है भारत की शक्ति। बड़ी ही महत्वपूर्ण तरीकों से आपने समझाया है। अब ऐसे में डॉक्टर, जब हम बात कर रहे हैं, क्या इस वजह से दोनों के रिश्ते, जब हम बात कर रहे हैं खासतौर पर अश्विनी जी, अमेरिका और रूस दोनों भारत के हम देखते हैं कि रणनीतिक साझेदार भी हैं,
लेकिन क्या यूक्रेन पर रूस और अमेरिका की अगुवाई की वजह से जो राजनयिक बैलेंस है वो बना पाएंगे, उसमें हम कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि दोनों के बीच में बैलेंस बनाना महत्वपूर्ण है और आप भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि एक पक्ष को हम ना ही सही ठहरा सकते हैं ना ही उसके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि भारत जैसा देश है उसको सभी के साथ मिलकर भी चलना पड़ता है और उसको सपोर्ट की हमेशा आवश्यकता रहती है। तो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये बैलेंसिंग करना। अश्विनी जी। हाँ, देखो बिल्कुल ठीक है। मैं जिस प्रकार से एम्बेसडर दीपक वोरा साहब ने बताया मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मगर ये सच्चाई है, एक ये बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। हमारी जो पॉलिसी रही है हरदम इंडिपेंडेंट रही है, हमने किसी के साथ मिलिट्री अलायंस आज तक साइन नहीं किया है और हमारे साथ अमेरिका भी इम्पोर्टेंट है और रूस भी इम्पोर्टेंट है और इसकी खुसूसियत हम दे चुके हैं, एम्बेसडर साहब भी और मैंने भी बताया है। मगर ये सच्चाई है, अगर लड़ाई होती है पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा, तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है भारत को, और क्योंकि भारत के रिलेशन ना ही रूस और अमेरिका से जैसे हैं, यूक्रेन से ये भी समझना चाहेंगे भारत को किस तरह का नुकसान, हम अगर हम हर तरीके से देखें किस तरह का भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है इसके साथ ही? एक तो सबसे पहले सॉरी, ये जनरल साहब के लिए है मेरे जी 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 अश्विनी जी से मैं पूछ रही हूँ। जनरल साहब, हाँ, क्या आपने क्वेश्चन बताना पूछा? भारत को आपने कहा नुकसान बहुत बड़े क्षेत्र में जो है झेलना पड़ सकता है, तो वो नुकसान क्या होगा, किसकी जगह पर आपको लग रहा है कि भारत को नुकसान हो सकता है? पूरे विश्व को होगा, लेकिन अगर हम भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो भारत को किस तरह का नुकसान है? देखो तीन तरीके से नुकसान हो सकता है। एक तो यूक्रेन जो है वो भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से हमारे जो AN-32 एयरक्राफ्ट हैं उनका मॉडर्नाइजेशन यूक्रेन में चला हुआ है और वहां से हमें गैस टरबाइन जो इंजन है वो भी अब हमें यूक्रेन से ही मिल रहे थे और उसके साथ साथ हमारा कुछ ऑयल भी यूक्रेन से आ रहा था। तो ऐसे में अगर यूक्रेन के साथ लड़ाई होती है रूस के साथ तो बड़ा नुकसान होगा भारत को। और दूसरा हो सकता है कि सबसे बड़ा नुकसान होगा जो ऑयल और गैस है जो कि रशिया से जाती है यूरोप में, वो जानी बंद हो जाएगी। उसके जाने से प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे और प्राइसेस अगर ऑयल के बढ़ते हैं तो वो भारत के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो ये सच्चाई है कि भारत को दोनों तरफ से इम्पैक्ट होगा, ऑयल का भी होगा और यूक्रेन के साथ भी जो जिस प्रकार से AN-32 और गैस टरबाइन इंजन आने की अभी प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद हमारे स्पेयर पार्ट जो आते हैं रूस से, वो रूस से नहीं आ रहे, हम यूक्रेन से ले रहे हैं क्योंकि पुरानी जो इंडस्ट्री सारी यूक्रेन में थी। तो ये एक चिंता का कारण है। एक सबसे बड़ा और चिंता का कारण भारत को है कि अगर लड़ाई होती है तो भारत को अगर पक्ष सेलेक्ट करना पड़ता है वो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहना आसान है, क्या हम एक प्रकार से ऑटोनॉमी मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, ये ना अलग बात है कि लड़ाई होने के चांसेस बड़े कम हैं क्योंकि ये पोस्टरिंग हो रही है। ये एक प्रकार से एक दूसरे को पोस्टरिंग, जिस तरीके से एम्बेसडर साहब बता रहे थे, ये शैडो बॉक्सिंग है और ऐसा में अमेरिका और रूस दोनों पोस्टरिंग कर रहे हैं। ज्यादातर रूस वो अपनी बात को मनवाना चाहता है, उसको वाकई डर है कि जिस प्रकार से नाटो एक्सपेंड करा है ईस्टर्न साइड में, उनको लगता है आने वाले समय में कि यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन जाएगा और नाटो की फोर्सेज रूस के बहुत नजदीक आ जाएंगे। ये डर पुतिन का मुझे लगता है बड़ा लाजमी है और ठीक भी है। इसको मद्देनजर रखते हुए उसने जो भी पोस्टरिंग कर रहे हैं वो है। तो ऐसे में मुझे लगता है लड़ाई शायद नहीं हो, मगर लड़ाई होती है तो भारत को काफी नुकसान होगा, भारत को नुकसान होगा। इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी है, इसी के साथ मैं इस सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्या न्यूट्रल रहकर नहीं काम चल सकता? बिल्कुल चलेगा, 100%। मेरे से पूछा आपने एम्बेसडर साहब से। ठीक है, यहाँ पर ये भी सवाल है और ये कश्मकश भी है कि क्या न्यूट्रल रह के नहीं कुछ हो सकता, क्या इस तरह का समाधान नहीं निकल सकता कि दोनों जो हैं भारत के जो साथी हैं वो दोनों से ऐसे ही संबंध बने रहें, किसी एक का पक्ष ना हो? क्या ऐसी चीज है रियलिटी में? बहुत अहम प्रश्न पूछा है। आपको मालूम है जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो हम नॉन अलाइंड थे, आज हम नॉन अलाइंड नहीं है, हम मल्टी अलाइंड हैं।
सबके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। बहुत आसान है मैम, हमको बहुत तजुर्बा है हमारी डिप्लोमेसी में कैसे ये करना है। एक चीज है, जैसे जनरल साहब ने भी कहा है कि जंग नहीं होगा क्योंकि किसी को कोई फायदा नहीं है। तो फायदा होगा यूनाइटेड स्टेट्स को, अगर ये रूस का जो गैस जाता है यूक्रेन टू जर्मनी वो बंद हो जाए तो अमेरिका अपना महंगा गैस भेजेगा। एक बहुत अच्छी अफ्रीका की कहावत है जो हमेशा मैं याद रखता हूँ जनरल साहब, जब दो हाथी लड़ते हैं तो नुकसान घास का होता है। तो इसमें जब ये हाथी लड़ेंगे, यूरोप का नुकसान होगा, हमारा होगा, पूरे एशिया का होगा, कुछ हद तक लैटिन अमेरिका का भी नुकसान होगा, लेकिन सबका होगा, कोई फायदा नहीं है। तो ये जो है मुझे लगता है कि ये अब ये जो है समस्या, इसका समाधान होगा। एक चीज आपको और बता देता हूं मैम, आप तो मुझसे उम्र में बहुत कम है, मेरी 70 साल की उम्र है। जनरल साहब आपको याद होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी 1962 में, जब जॉन कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने निकिता क्रुश्चोव को बोला भाई तेरे मिसाइल क्यूबा में हटा ले नहीं तो मैं ठोकूंगा। क्रुश्चोव ने जवाब दिया अरे तेरे भी तो मिसाइल टर्की में है, बिल्कुल मेरे बॉर्डर पे, उनको हटा तब मैं अपने हटाऊंगा। तो दोनों ने अपने घुसे तैयार हो गए थे अपने हथियार लेके, लेकिन फिर बोले अच्छा यार चल वापस जा, तू वापस जा, मैं वापस। यही बिल्कुल आज होने वाला है। रूस ने कहा है कि मैं पीछे हट गया हूं, अमेरिका कहता है हमें प्रूव कर दो। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी किसी प्रकार के जंग में अमेरिका की है, रूस की नहीं है। रूस को कोई फायदा नहीं है, जो कुछ उसको चाहिए था, अगर चाहता तो जब अमेरिका पिछले साल दौड़ रहा था दुम दबा के अफगानिस्तान से, तो उस टाइम हमला करता, या फिर 2014 में जब क्राइमिया ने कहा कि मैं रूस के पास जाना था तब हमला करता। अब कोई फायदा नहीं है। फायदा अगर किसी को होता है तो जो बाइडेन साहब की जो पॉपुलैरिटी है घर में वो इतनी नीचे गिर चुकी है कि लोग देख ही नहीं पाते उसको, तो वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्योंकि किसी भी देश में मैम, चाहे हमारा मुल्क हो, चाहे चाइना हो, चाहे ब्राजील हो, जब आप कहते हैं कि बाहर से खतरा है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं। दिस इज अ गेम बीइंग प्लेड मैम, और ये गेम बहुत पुरानी है। इस खेल में मैम हम चाणक्य की संतान है, हम बहुत माहिर हैं। दीपक जी, बड़े विस्तार से और बड़े जो पॉइंट्स है आपने उम्दा उठाए हैं। अश्विनी स्वराज जी, क्या भारत को क्वाड से सीमा पर चीनी घुसपैठ पर कुछ मदद मिलेगी? क्या ऐसा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मोल भाव करके कुछ भारत भी रणनीति बना सकता है, जिससे चीन के साथ जो उसकी समस्या चल रही है, जो चीन के साथ विवाद चल रहा है, उस पर वो थोड़ा प्रेशराइज कर सके। देखो पूजा, इस सिचुएशन ऐसी जो चीन के साथ हमारी सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई और देश उसको इफेक्ट कर पाएगा। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भारत की है। भारत को मदद मिल सकती है टेक्निकल सपोर्ट, मिलिट्री हार्डवेयर। जो टेक्निकल और मिलिट्री हार्डवेयर अभी हमें अमेरिका से भी मिल रहा है और रूस से भी मिल रहा है। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 1971 से पहले जो हमारे रिलेशनशिप ज्यादातर हम नॉन अलाइन थे, मगर हमारे को 1962 के अंदर स्पेशली अमेरिका ने हेल्प की थी। मगर 1971 के बाद हमें फिर रूस ने की और स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन ने हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी की और वो हमारे साथ खड़ा था। 2000 के बाद ये सिचुएशन स्टार्ट होने लगी है जहां पर हमने जो दो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस करके दोनों से एक दोस्ती होगी। तो ऐसे में जब हमारे रिलेशनशिप अमेरिका से भी अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं, तो ऐसे में और दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो बड़ा मुश्किल है। और जो आपने बताई जो क्वाड क्या हमें मदद कर सकता है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि क्वाड जो है हमें बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, स्पेशली चीन के अगेंस्ट। जो चीन के अंदर इंडो पैसिफिक में है वहां पर उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। लद्दाख के अंदर हमारे को लड़ाई चीन से खुद लड़नी पड़ेगी, ये हमें साफ सुथरे शब्दों में याद है। हम उसके लिए काबिल हैं, सक्षम हैं। और अब जो एक पॉइंट एम्बेसडर साहब ने बताया था कि मुझे लगता है ये जो लड़ाई है, जो लड़ना चाहता है वो खुद लड़ने को तैयार नहीं है, मगर दूसरे उसको लड़ाने को तैयार है। अमेरिका को बड़ा फायदा है अगर कुछ रूस यूक्रेन में करता है। उसकी वजह बड़ी अच्छी तरीके से बताई थी एम्बेसडर साहब ने, क्योंकि जो एक अप्रूवल रेटिंग है आज जो बाइडेन की गिर चुकी है, उसके साथ साथ वो चाहता है ये जो ऑयल और गैस जो आती है रूस से यूरोप के अंदर, जर्मनी और फ्रांस में, वो बंद हो जाए और वो अपनी ऑयल और गैस वहां पर बेचे। तीसरा है एक पॉइंट, वो मिलिट्री हार्डवेयर बेचना चाहता है। यूक्रेन को वो 90 टन अभी ऑलरेडी बेच चुका है मिलिट्री इक्विपमेंट। तो कहीं न कहीं अमेरिका को थोड़ा सा फायदा है, फुल फ्लैश लड़ाई ना हो, छोटी मोटी लड़ाई डॉनबास में हो, तब उसका फायदा। पर रूस को कोई फायदा नहीं है। अगर लड़ाई होती है तो रूस का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि रूस इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, आज उसके पास इतने संसाधन नहीं है। अगर लड़ाई होती है तो उसको जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है
ऑयल और गैस वो बंद हो जाएगा और मिलिट्री हार्डवेयर भी उसके बिकने बंद हो गए हैं। ऐसे में वो चीन का पिट्ठू बनना पड़ेगा, ऐसा रूस नहीं चाहता। तो मुझे लगता है पुतिन बहुत चालाक लीडर हैं, वो एक पोस्टरिंग करेंगे, प्रेशर डालेंगे और उसके बाद पीछे कदम ले लेंगे, वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने में बड़ा नुकसान है रूस का। और डॉनबैस के इलाके के अंदर जो अमेरिका बदमाशी कर रहा है, जिस प्रकार से उसने जो मिलिटेंसी वहां पर स्टार्ट कर दी है, 18% पॉपुलेशन के पास वहां रूस का पासपोर्ट है। तो ये सच्चाई है कि सिचुएशन एक फ्लूइड है, क्रिटिकल है। ऐसे में गलती हो सकती है, पर वैसे कोई लड़ाई के चांस नहीं लग रहे। और लड़ाई ना हो बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ा परीक्षा का एक प्रकार से टाइम आएगा। भारत अगर एक की तरफ जाएगा दूसरे को छोड़ के, तो डिप्लोमेटिकली एक सुसाइड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, कोशिश संतुलन बनाने की जारी है और वो कोशिश में आपको लग रहा है कि भारत को अब आगे क्या और कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि हम ये तो समझ रहे हैं कि भारत को नुकसान कितना होने वाला है, लेकिन जो कोशिश अभी भारत कर रहा है और उसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है ताकि ये हालात ना भारत के सामने आ पाए? पूरी तरह से हम लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए, इसमें हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपके 20,000 विद्यार्थी हैं, उनको हमने कहा है कि अगर आप वापस आना चाहें आप आ सकते हैं। कंट्रोल रूम सेटअप ये हमेशा करते हैं, जहां पर भी हमारे भारतीय मूल के लोगों को खतरा होता है, यहाँ तो हम अपना जहाज भेज देते हैं या उनको एडवाइस करते हैं कि आप वापस आ जाइए। ये हमारी नीति हमेशा रही और लोग इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। लोग हमसे सीखते हैं किस तरह से हम इवैक्यूएट करते हैं। दूसरी चीज मैम ये है कि इस समय अगर आप देख रहे हैं तो टक्कर हो रही है। अगर आप सिर्फ 3 लोगों को लें, उनमें से एक बहुत बुजुर्ग है लेकिन बताना चाहते हैं कि मैं अभी भी जिंदा दिल हूं, मैं रैम्बो। दूसरा बड़ा शातिर खिलाड़ी है, उसने 4 एक्सपेंशन नेटो की देखी हैं अपने, जब वो उसका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहा है रशिया का 4 बार, और 14 जो मुल्क थे ईस्टर्न ब्लॉक के वो नेटो में शामिल हो गए थे। और जो तीसरा खिलाड़ी है मैम, वो तो एक जोकर रह चुका है, वो तो हम सब जानते हैं। तो मेरा क्या, वो तो बच्चा है इन दोनों के सामने। और इस समय अगर एडवांटेज है किसी को, मैं समझता हूं इस समय एडवांटेज व्लादिमीर पुतिन है। और वो बड़ी अच्छी तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने अपने सिपाही वहां से वापस बुला लिए हैं। वेस्ट पश्चिम कहता है हमको प्रूव करो कि वापस। अरे तुम लोग एक तरफ कहते हो सैटेलाइट इमेजेस में से कि 1,40,000 उनके, पहले 80,000 से लाख हो, 1,20,000 पे 1,40,000। अगर आपकी सैटेलाइट इमेजेस ये बताती हैं, ये नहीं बताती कि वो पीछे हट गए। देखिए किस तरह से वो कहते हैं ना मैम, अंग्रेजी में कहावत है कि जो शैतान है वो भी बाइबल को पढ़ के कहता है जी ये है चीज, देखो कितनी अच्छी, वो अपने फायदे के लिए स्क्रिप्चर को कोट कर सकता है। ये लोग कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव देम। आई डोंट थिंक कि व्लादिमीर पुतिन इस प्रकार का रिस्क लेगा। बिल्कुल, और भारत के लिए भी ये अच्छा ही होगा अगर ऐसा ना हुआ तो। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और मुद्दा में हमने चर्चा की इसको लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।